नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एक तरफ जहां सीएम धामी तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी मोर्चे पर खुद डटे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा सरकार के मुखिया से लेकर विभागों के वरीय अधिकारी तक गंभीरता के साथ तैयारियों में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 28 फरवरी से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खुलने वाले हैं। यात्रा को लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन तक गंभीर है। एक तरफ जहां ऋषिकेश पहुंचकर सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप में तैयारियों का औचक निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए, तो दूसरी तरफ मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और कुछ कार्य है जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। शनिवार को मुख्य सचिव केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेन शेल्टरों में एलईडी लगाने को कहा, ताकि यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि शौचालय, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं किस स्थान पर उपलब्ध हैं। एजेंसीज या जो अधिकारी हैं जो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि वो शीघ्र ही पूरे हों। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वे ठंडे मौसम में भी आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सकें। उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर बने सभी कॉटेजों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए और उनकी साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केदारनाथ के बाद आनंद वर्धन बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने यात्रा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अराइवल प्लाजा, सिविक, एम्यूनिटी सेंटर, बद्रीश व शेष नेत्र झील, रिवर फ्रंट और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पेयजल, बिजली आपूर्ति, शौचालयों का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही कहा कि मास्टर प्लान के तहत ब्रह्म कपाल, रिवर फ्रंट, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, दर्शन लाइव का कार्य कपाट खुलने तक पूरा कर लिया जाएगा। जो अभी पहलगांव में जो घटना घटी है उसको लेकर भी यहाँ पर हमारी जो सेनाएं हैं वो सचेत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि तमाम जितने भी हमारे यात्रा के पड़ने वाले रूट हैं उन सब पर चौकसी रखी जाए, उन सब पर तैनात हमारे पुलिसकर्मी से लेकर के तमाम और जो हमारे सुरक्षा बल तैनात होंगे, जहाँ पर हमारे श्रद्धालु पहुँचेंगे किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, यात्रा के दौरान भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। भोजन से लेकर के तमाम सारी बाकी व्यवस्थाओं का जायजा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेने का काम किया और आपदा से निपटने के लिए भी तमाम वो तैयारियों को पुख्ता तरीके से देखने का काम किया है। इससे पहले कि हमारी यात्रा शुरू हो, उन सारी चीजों का जायजा लेने का काम सरकार करी और उनके माननीय मंत्री कर रहे हैं। चारधाम यात्रा का जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी वहां पर बड़ा अच्छा ये लगा कि हमारे नए बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष, 19 साल, 21 साल, 20 साल, बिल्कुल उनके अंदर ऊर्जा है। मैंने उनसे कहा कि देखिए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जितने भी चारधाम यात्री आते हैं, जिनका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप ये मत सोचना कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ या मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ कि मुझे बहुत परेशानी हो गई। आप ये सोचिए जो दूर दराज तेलंगाना से आया है, महाराष्ट्र से आया है, मध्य प्रदेश से आया है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से, तो मैंने कहा आप लोग अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन ठीक से कर देंगे। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्लान के तहत काम कर रही है। ऋषिकेश से लेकर यात्रा मार्गों पर जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रेंज DIG को हमने निर्देश दिए हैं, हमारे अलर्ट रहें, फील्ड ऑफिसर्स रोड पे रहें और संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध वस्तुओं के चेकिंग करें,
और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ऐसे जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे रात भर की कई डिस्ट्रिक्ट्स ने चलाए। और थोड़ा फिर क्योंकि कंटिन्यूस चलता है, फिर बीच बीच में हमने आकस्मिक रूप से चेकिंग करें और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जैसे वही आपत्तिजनक कोई भी वस्तु, यानी कि मैं कह रहा हूँ आर्म्स लेके कोई चल रहा है, कोई ऐसी आईईडी टाइप्स के, बेसिकली आतंकवादी के घटना को देखते हुए जो हमारी पुलिस का ट्रेनिंग हो रखी है प्रोटोकॉल के हिसाब से अलर्ट उसमें कराया गया। डॉग स्क्वाड वगैरह, डॉग स्क्वाड और अपने बंदे भी पुलिस का जो चेकिंग करते हैं। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। मां गंगा और मां यमुना के कपाट 30 तारीख को खुलेंगे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को बाबा केदार के कपाट और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा विधिवत तौर पर उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कितनी तैयार है? जब भी चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो ये सवाल सामने होते हैं, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। पहले भी गंभीर थी, लेकिन इस बार कई चीजें नई हैं। चाहे वो तैयारियों की बात करें, मुख्य सचिव का केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाना, वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करना और छोटी छोटी चीजों को लेकर वहां पर बातचीत करना, ये दिखाते हैं कि सरकार गंभीर है। और यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सामने आई, वो भी इस बात की तरफ इंगित करती है कि चारधाम में यात्रियों की संख्या ज्यादा इस बार हो सकती है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुपम जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं प्रतिमा सिंह जी, हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं और प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से कर लेते हैं अनुपम जी, क्योंकि यात्रा के लिए अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, शेष बहुत कम दिन है और यात्रा की शुरुआत भले 30 तारीख से कपाट खुल रहे हैं, लेकिन आवाजाही तो अब शुरू होने ही वाली है। तैयारियों का अंतिम रूप भी अब दे ही दिया है, मुख्य सचिव भी दौरा कर रहे हैं। क्या इस बार आप अलग से स्पेशल तैयारियां कर रहे हैं ताकि लोगों को, हमारे आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिल सके? जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, देखिए ऐसा है ना कि जो भी सरकार, जब भी हम चारधाम की बात करते हैं, उत्तराखंड के द्वार में जो भी चारधाम की यात्रा जब शुरू होती है जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार उसकी तैयारी नहीं कर रही, चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे वो कोई और सरकार रही हो, तो वो तैयारी तो उस पर करेगी ही और वो तैयारी पूर्णतः करती है। समय बदलता है, आसार बदलते हैं, फैसिलिटीज बदलती हैं और उसके हिसाब से तैयारियां लगातार जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें जो, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, ये निमंत्रण नहीं आमंत्रण है, क्योंकि ये होनी है और हम आमंत्रित करते हैं कि हाँ हमारे दरवाजे खुले हैं, जितने भी लोग आगंतुक आ रहे हैं, जितने भी मेहमान आ रहे हैं, उन सब के लिए तैयारियां पूरी हैं। परंतु अब इस समय अलग क्या है? इस समय अलग ये है कि पिछले कुछ समय में देश में इस तरह की परिस्थितियां हुई हैं कि साधन बढ़े हैं, है ना, पैसा बढ़ा है और उसको खर्च करने की लोगों की, जो पहले होता था कि पहले सेविंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान था, अब खर्च करने के साथ सेविंग्स को रखना, और मतलब कई तरीके के आधार जो हैं इस बार बन चुके हैं। लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, पहले वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आते थे, तो उसकी वजह से क्या है, एक पूरा समावेश जो है वो बदल के हमारे सामने आ रहा है। इसको चुनौती की तरह से लेना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एक ही समय पर कई सारे लोग कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, समझ लीजिए पहली ही कुछ तारीखों में आ जाएं या मिडिल में आ जाएं या समझ लीजिए टुवर्ड्स दी एंड आ जाएं, यही होता है हर यात्रा में। बिल्कुल, अगर इस तरह से आ जाते हैं तो उनके लिए उनको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, और खासकर पहाड़ में। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो माता के मंदिर में जो हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो आ गए, तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा जो इस बार जो हम लोगों को मदद मिलने वाली है। पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन का जो पड़ाव खोला गया उससे भी एक तरह का आकलन जो है वो मिल गया है, उसकी फॉरकास्टिंग के हिसाब से इस बार जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार जो सचिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम बात कर रहे हैं, वो काम कर रही है और शासन की, प्रशासन के ऊपर पैनी नजर इसमें लगातार बनी हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो यात्रा होगी काफी सारे लोगों के आने के बावजूद एक सफल यात्रा होगी, एक सुखद यात्रा होगी और स्वस्थ यात्रा होगी। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा जी, क्योंकि वक्त बेहद करीब आ गया है चारधाम यात्रा का, सरकार अपनी तैयारियों के दावे कर रही है, कांग्रेस किस तरीके से इसे देखती है? देखिए, क्योंकि आपको पता है कि चारधाम यात्रा
देवभूमि के मान और सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए हमने हमेशा सरकार से अनुरोध ही किया है कि सिर्फ जो तैयारियां हैं वो बैठकों तक सीमित ना रह जाएं और तैयारियां धरातल पर भी दिखनी चाहिए। और जो कि मुझे लगता है कि अभी तक नहीं दिख रही हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, क्योंकि अभी शायद 2 दिन पहले ही एक मॉक ड्रिल जो है करवाई गई, जो है चीफ सेक्रेटरी थे उनके माध्यम से, और मॉक ड्रिल के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ों में जो है खुद जो है अधिकारी थे वो बड़े असहज स्थिति में थे, क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जिनको टैकल करने के लिए वो वहाँ पे समर्थ नहीं थे। तो ये तैयारियों की स्थिति है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा सरकार को ये बोलते रहते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से ये पूछा था कि आपके इंतजाम आखिर है क्या, और क्योंकि जो है एक रिपोर्ट का जिक्र बार बार हो रहा था। चीफ सेक्रेटरी जो राधा रतूड़ी जी थी उन्होंने भी उस रिपोर्ट का जिक्र किया था, जो IIM रोहतक की रिपोर्ट थी, जिसने कि एक आपकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, भार झेलने की जो क्षमता किसी शहर की होती है, वो 4 धाम जो हमारे धाम है वहां पे उन्होंने एक रिसर्च की थी, उनकी टीम थी और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो रिपोर्ट पता नहीं क्या वजह रही कि जो है पर्यटन मंत्री को भी इस बात की उस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और उस रिपोर्ट की मांग हमने भी की थी और उसको साझा करने का कार्य नहीं किया गया। देखिए, विपक्ष जब कोई बात करता है तो हमेशा अपोज के लिए नहीं होती है वो बातें, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो है 4 धाम यात्रा हमारा मान है, सम्मान है, और दूसरा यहाँ के लोगों की जो आजीविका है, 4 से 4.5 महीने का जो इंतजार होता है, जिस इंतजार में चाहे होटल वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, खच्चर वाले हो, घोड़े वाले हो, सब्जी वाले हो, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि आज ये जो वो अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, उससे वो पूरे जो है आगे के जो 7.5-8 महीने हैं उन पे गुजारा करने का जो कार्य करेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा एक जो है सोर्स होता है और एक जरिया होता है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होता है, लेकिन सरकार ने वो रिपोर्ट जो है साझा नहीं की। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझा दूं आपको, अगर मैं देहरादून की बात करूं और देहरादून में ये शहर की अगर कैपेसिटी है 10 लाख लोगों को जो है झेलने की, और उसके इस पर आप अगर 20 लाख या 25 लाख लोगों का बोझ दे देंगे तो आपको पता है सारे सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। यही वजह रही कि आप देखिए रजिस्ट्रेशन कितने लाख के हो गए, इसका श्रेय लेने की बजाय वो जो लाखों लोग आ रहे हैं देवभूमि में, वो देवभूमि का नाम करके जाएं, वो जब वापस लौटे तो मन में एक सुंदर सी छवि लेके जाएं, ये बोलते हुए ना जाएं कि जो है कि अरेंजमेंट नहीं किए थे, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछली बार की मैं बात बता दूं, पिछली बार भी बहुत सारे दावे किए गए थे कि जो है हर 500 मीटर पे पानी की व्यवस्था होगी, हर 300 मीटर पे जो है एम्बुलेंस होगी, उसमें जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी और डॉक्टर्स मोबाइल जो लगेंगे, मोबाइल एक व्हीकल होगा जिसपे जो है डॉक्टर्स की भी व्यवस्था होगी। लेकिन जब वहां पे लोगों को जरूरत पड़ी, जो बुजुर्ग लोग आते हैं या जो है यंग पीपल भी जिनको जरूरत पड़ जाती है ऑक्सीजन की और अन्य समस्याओं की, तो जब उन्हें जो है देखा, खुद लोगों ने अपने वीडियो शेयर किए कि ना डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ना ऑक्सीजन अवेलेबल थी। पानी की बात यहाँ हुई है, यहाँ स्क्रीन की बात हुई है, LED से लेकर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, ये बताया जाएगा शौचालय कहाँ है, पानी कहाँ है। अरे ये बताने के लिए उसका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। लोगों को ढूंढने से शौचालय नहीं मिल रहे थे। यही वजह है कि हमने उस दिन ये मांग की थी कि अगर आप देखिए ऋषिकेश पे आप एक पॉइंट बनाते हैं, उसकी वजह क्या है? आप टोकन सिस्टम कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि वहां पर जो यात्री हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, वो अच्छे से पहुंचे, अच्छे से दर्शन करें। क्यों आता है व्यक्ति? दर्शन करने आता है, और वहां पे जब वो उसको जो है परेशानियां होती है तो मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इसीलिए ऋषिकेश में आप इस तरीके से जो टोकन व्यवस्था को जो सुचारू रूप से चलाने का कार्य करिए कि इतने लोगों का जत्था जा रहा है, वो दर्शन करके आ रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया, उसके बाद यहाँ से जो है आप दूसरा जत्था जो है भेजने का कार्य करें। और ये मुझे लगता है हमारे पास रिसोर्सेज हैं और सिस्टमैटिक ढंग से ये काम किया जा सकता है, पर यही बात है कि मंशा होनी चाहिए। अब क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपने कहा ऑफलाइन भी करेंगे, फिर मंत्री जी का बयान आया कि असीमित संख्या में लोग आ सकते हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। तो क्या आप मतलब ये बोल करके आप जो है भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने यात्रा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? ठीक है, आपके इन सभी सवालों के जवाब इस चर्चा में रहेंगे। दीपक रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल का पहले पक्ष ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए रवि जी, निश्चित रूप से जीवनदायिनी ये यात्रा होती है यहाँ के लोगों के लिए, एक रीढ़ की हड्डी है आर्थिक रूप से। और निश्चित रूप से हर वर्ष की भांति इस बार भी जब 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होगी तो एक निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के ऊपर उत्साह है कि यात्रा सफल हो, अच्छी हो, और जो कमियाँ पूर्व में पिछले वर्ष रह गई हैं इस यात्रा में, उससे और अच्छा बेहतर तरीके से हम लोग जो यात्री हैं, जो लोग आए, उनका स्वागत करें, अच्छी तरीके से सफल सुखद यात्रा वो यहाँ से करके जाएं। इस सब के इंतजाम में और इस सब के लिए सभी की सहभागिता निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, जैसे कि आपने पहले ही कहा कि मुख्य सचिव वहाँ पर उपस्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री जी उपस्थित दे रहे हैं, चारों धामों की एक एक सचिव को जिम्मेदारी दे दी गई है, NDRF SDRF भी लगी हुई है, मेडिकल की टीमें स्वास्थ्य की संबंधित सारी चीज़ें कर रही हैं। तमाम तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न संचार के माध्यमों से पता चल रहा है कि सरकार लगातार कार्य करने में लगी हुई है। लेकिन साथ ही साथ अभी 30 तारीख में इसकी यात्रा शुरू अभी हुई नहीं, लेकिन उसी समाचार पत्रों में आ रहा है कि ऋषिकेश में लंबा जाम लगना शुरू हो गया है, जब भी अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है। लगता है कि जब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि ऋषिकेश में गाड़ियां 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद आगे पहाड़ की तरफ निकल रही हैं, तो ये स्थिति तब है जब अभी यात्रा बहुत स्टार्ट भी नहीं हुई है, लोगों का आना भी शुरू नहीं हुआ है। तब कहीं लगता है कि जब 16-17 लाख जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसा कि सरकार दावे करती है, उससे अधिक भी हो चुका होगा, लगातार आंकड़े सरकार देगी, तो 18 लाख, वही मैं कह रहा हूँ, 16-17 लाख तो हो गया, तब लगातार 18 लाख भी हो गया। तो जब ये यात्रा लोग आएंगे तब स्थिति क्या होगी हमारे उस ट्रैफिक की, वो बोझ जो अतिरिक्त पड़ेगा उस समय क्या होगा, और वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये सरकार का ब्लूप्रिंट अब तक नहीं आया है। और अगर ये चीजें सही तरीके से हो जाए, क्योंकि देखिए जो भी असुविधा यात्रियों को होगी उसका कहीं ना कहीं पर असर जो है वो यात्रा पे तो ना हो, पर यात्री के मानसिक पे जरूर पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं पर उसे लगेगा कि यार जिस तरह की यात्रा के बारे में प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी या उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, उस तरह की व्यवस्था उसको नहीं मिली। हम अभी विपक्ष में होने के नाते हम तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सरकार दावे कर रही है, वास्तविकता में उससे अधिक अगर धरातल पर मिल जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए, सरकार के लिए और सभी जन के लिए, जनमानस के लिए, और विशेष रूप से मूल निवासी जो पहाड़ में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, उन सभी के लिए यात्रा बहुत अच्छी हो। ठीक है, प्रेम पंचाली जी हमारे से वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने बहुत सारे विभिन्न यात्राओं को बहुत करीब से कवर भी किया, और जिस तरीके से संख्या बढ़ी हर साल उस चीज़ को देख भी रहे हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कैपेसिटी की बात की जा रही है, कांग्रेस ने कहा कि किस तरीके से जो वहाँ की क्षमताएं हैं धामों की, उसको लेकर सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे उस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं कि कितने लोगों को भेजना है। एक बात ये भी आ रही है, डॉक्टर प्रतिमा ये कह रही थी कि एक जत्था गया और दूसरा जत्था उसके बाद भेजा जाए, इस पर अगर तैयारियां की जाएं तो ये काम हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ सरकार की अपनी तैयारियां हैं, कैसे समझा जा सकता है अभी तक? देखो, 4 धाम यात्रा और जितने भी हमारे उत्तराखंड के 4 धाम और जब हम पूरे देश के 4 धाम की बात करते हैं जी, तो और धामों पे भी जब आप देखते हैं, पूरी जब आप जाएंगे पूरी जगन्नाथ में, तो वहाँ भी मेला लगा रहता है। आप तय नहीं कर सकते हैं कि एक जत्थे को कहाँ ले जाना है और एक जत्थे को कहाँ वापस करना है। ये मेला है, एक्चुअली ये भावनात्मक मेला है। लेकिन अभी तक मुझे इस 2 चीज़ों पे बड़ा दुख है कि राज्य को 25 साल हो गए, और पिछले साल भी हम यात्रा काल में हम डिबेट में बैठे थे, तब भी हमारे पर्यटन मंत्री का कोई पता नहीं था। मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्री पे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको FIR दर्ज करनी चाहिए कि कहाँ गए हो, उनको तो चिंता नहीं, उन तो सोए हुए कहीं पर्यटन मंत्री। इसलिए तो हमारे धाकड़ धामी जी ने जिम्मेदारी उठाई कि मैं खुद ही जाता हूँ अब। तो ये बड़ी उपलब्धि है इस राज्य की कि जिस राज्य के दो मुखिया, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ने जिम्मेदारी ली है, संवेदनशील है यात्रा के प्रति। ये हमारे राज्य की उपलब्धि है, और मुझे लगता है कि यात्रा सीजन जो है हमारा अच्छा रहेगा। यात्रा सीजन, उत्तराखंड का जो यात्रा सीजन है वो ऐसे समय पे है जब देश में अलग अलग संस्थानों में छुट्टियां होती है। इस वक्त लोग छुट्टियां लेते हैं, गर्मी बढ़ जाती है, देश के अलग अलग कोनों में गर्मी बढ़ जाती है, कुछ स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, एक अवकाश का समय रहता है सरकारी कर्मचारियों से लेकर के स्टूडेंट तक। और इस बीच लोग अपने अपने यात्रा का प्लान बनाते हैं, और ये यात्रा अब
पिछले 10 सालों से यात्रा का रूप बदला है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी है। लोग वहाँ भी जाते हैं लेकिन रास्तों में रुक रुक करके भी जाते हैं। पहले से ऐसा था कि सीधा वहीं जाना था, तब कम संख्या में लोग जाते थे। तब आपको पता होना चाहिए कि जब गौरी कुंड पहुंचते थे तो कई लोग ऐसे थे कि न तो घोड़ा मिलता था, सीमित घोड़े थे, न खच्चर मिलता था, न डंडी कंडी भी सीमित मिलती थी, हवाई यात्रा कुछ थी नहीं। अब तो सुविधा इतनी हो गई है कि आप दिल्ली से हवाई जहाज पे बैठ करके सीधा केदारनाथ पहुंच रहे हैं। मतलब माध्यम कई हो गए, कई माध्यम हो गए हैं, लोगों के पास साधन भी आ गए हैं। अगर आप वहाँ गौरी कुंड में और ऊपर जहाँ से पैदल रास्ता जाता है वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ घोड़ा, खच्चर, डंडी कंडी भी आपको भारी मात्रा में मिलेगी, आपको कमी नहीं होगी। सवाल इस बात का है कि मैं कई सालों से राज्य बनने के पहले से भी, जब हम स्टूडेंट थे तब भी हम बोलते थे, लेकिन तब हमारी बात कोई सुनता नहीं था। और आज भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे सरकारों में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री, जितने भी एनडी साहब से लेकर के अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, इन्होंने बिल्कुल सुना ही नहीं। और मुझे लगता कि इन्होंने इसलिए नहीं सुना कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उस 4 या धाम यात्रा के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कभी सरकार को बताने का प्रयास नहीं किया कि यात्रा का मार्ग कैसा होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कि यात्रा का मार्ग कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली से और दूसरे कोनों से जो यात्रा आती है, सबसे अधिकांश यात्रा जो आती है कि पहली बार यमुनोत्री के दर्शन करते हैं, पहली बार सबसे जो बल्क में आते हैं पहली बार यात्रा करते हैं, यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर जैसे जिसकी व्यवस्था, जैसे मनोस्थिति होती है। लेकिन अधिकांश जो टूरिस्ट आता है, जो धार्मिक पर्यटक आता है, वो पहली बार यमुनोत्री जाना चाहता है। अब सब ऋषिकेश आ गए और ऋषिकेश से सारे लाइन पे लग गए तो जाम नहीं लगेगा। तब उस जमाने यात्रा जब सड़कें बनी थी तो ऋषिकेश से ही सड़क बनी थी। अब तो यमुनोत्री के रास्ते 4 कोनों से हैं। अगर दिल्ली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बैरियर लगा दिया जाए कि जो यमुनोत्री जाना चाहते हो सहारनपुर जाए, सहारनपुर से विकासनगर होते सीधा यमुनोत्री जाए, शॉर्टकट भी है, अच्छा रास्ता भी है। और जो ओजन, जो भीड़ एक जगह पर जो होगा ऋषिकेश में हो रही है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा सुझाव। तो ये इस पे हमारे 70 के 70 लोगों को नींद आ रखी है। और सबसे ज्यादा नींद हमारे पर्यटन मंत्री को आ रखी है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। एक बात कहते हैं कि मैंने रेल पहुंचा दी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पहुंचाई या उनके सेक्रेटरी ने वो प्रपोजल बनाया, मुझे अब तक नहीं आया समझ में बात। हम तो तब छोटे थे कि जब बड़ा अखबारों में छपता था कि जो आज इस समय पर्यटन मंत्री है, उन्होंने जो है पहाड़ में रेल पहुंचाने का प्रपोजल दिया है। तो जब वो रेल पहुंचाने का प्रपोजल दे सकते तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये यमुनोत्री का मार्ग नया हो गया है। उनको बोलने में क्या दिक्कत होती क्या? तो ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की समझ की बात है कि वो बता नहीं रहे, जो शासन में बैठे हुए, जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनको बता नहीं रहे कि यात्रा जरूरी नहीं कि ऋषिकेश से होके जाए। मैं कहता हूं कि अगर यमुनोत्री जाने वालों को मेरठ से डाइवर्ट कर दिया जाए तो ऋषिकेश का जाम जो है लगभग 50% कम हो जाएगा। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और यहां तक कि जो 4 धाम मार्गों के जो विधायक, जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कभी सदन में बात उठाई नहीं। मैं तो कहता हूं कि यमुना घाटी में 12 विधायक आते जीते और हारे हुए, जो एक बार जीत करके फिर दोबारा हार गए। 12 लोग हैं, 12 लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। अरे कभी सदन में तो बात रखो यार। ठीक है, हमारे धामी जी थोड़ा कुमाऊं के एक जगह से आते हैं, उनको शायद नहीं गए होंगे उस इलाके में। इस राज्य को चलाना है, लेकिन बोले तो सही उनसे। मैं तो कहता हूं कि अगर धामी जी से कोई सही सूचना दे दें तो धामी जी इस काम को कर सकते हैं। ठीक, लेकिन करने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा। पर्यटन मंत्री का तो पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री को खुद जिम्मेदारी ले ली। तो ये बड़ा संशय का सवाल है। जाम लगेगा, जाम भी खुलेगा, ये बड़ी बात नहीं है। भीड़ इस समय बढ़ेगी, अगले साल और बढ़ेगी, क्योंकि संसाधन, रास्ते, बहुत सारी चीजें हुआ है, ढांचागत सुविधाएं बढ़ी है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये बात भी ठीक है कि जाम को भी नहीं कम किया जा सकता फौरी तौर पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई तीर्थयात्री आ रहे हैं, वो सोचेंगे हम फराटे भरकर जो है पहाड़ों में गाड़ियां दौड़ा देंगे, तो ये ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन नहीं है सुविधाएं अगर कुछ, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना, जैसे कि आपने कहा कि मार्ग कैसा हो, और आपने कहा कि मैं उसमें बताता भी और आपने बताया भी, ऐसे काम अगर हो तो फिर इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। अनुपम जी, कांग्रेस के कुछ सवाल थे। कांग्रेस ने कहा कि सरकार जो तैयारियां कर रही है, उन तैयारियों पर क्या ब्लूप्रिंट है? अगर एकदम से इतने यात्री आ जाएं, अब पहला महीने में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री आते हैं, उसके बाद फिर यात्रा चाहे मानसून की वजह से भी हो, फिर स्कूल खुल जाते हैं, कम हो जाती है, थोड़ा सा धीमी। लेकिन पहले महीने में क्या तैयारियां आपकी, अगर इतने ज़्यादा लोग आते हैं?
अब शुरुआत तो मैं पहले प्रेम भाई से करूंगा जी। ऐसा है ना कि एक तो हमारे सीनियर भी हैं और क्या होता है कि जब एक पत्रकार जो कलम का पत्रकार होता है वो व्यंग्य और कटाक्ष से शुरू ना करे तो मजा नहीं आता, तब तक रुचि नहीं बढ़ती। आप साथ में ये भी बता देना कि पर्यटन मंत्री के कितने दौरे हुए अभी? 4 देखिए, पर्यटन मंत्री मैं पहली एक बात करूं, उन्होंने बोला कि पर्यटन मंत्री सो रहे हैं, बाकी के सारे लोग सो रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि ढांचागत सुविधाएं बढ़ी हैं। मैं चाहता हूँ आप उस पर जवाब दे दें कि मैं नहीं, जवाब ही दे पर्यटन रहा हूं। मंत्री ये कर रहे हैं। अब ऐसा है ना कि पहले क्या होता था, पहले के समय में अपनी गाड़ियों में पत्रकारों को लेके जाने की एक व्यवस्था बनी हुई थी, अब नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि उतनी चीजों का पता नहीं चलता है। परंतु क्या है कि जब शासन प्रशासन के ऊपर नजर रखता है, जैसे कि मैंने पहली बात करी थी, तो उसमें उसका जो मिनिस्ट्री होती है जी, अब तो ज्यादा पता चलता है। अब तो बिल्कुल मंत्री जी घर बैठे हुए कुछ कर रहे हैं तो मैं जवाब जितना हो, लेकिन प्रेस नोट बहुत ज्यादा लंबा, तो हर किसी के फोन में मैं जवाब दे देता हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए कि अगर मुझे यहाँ से किसी चीज की डेटा भी लेना है ना, तो मैं अपनी टीम भी वहां पे भेजता हूँ, मैं स्वयं भी जाता हूँ और मैं कई जगहों पर अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। उसके बाद में जाके किसी एक चीज के ऊपर मैं निर्णय लेता हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ से अगर मुझे ये पुल बनाना हो तो मुझे उस पुल के ऊपर ही खड़ा रहना है क्या? मैं एक बार जाके उसका पूरा निरीक्षण करके उसके बाद मैं अपनी अच्छी इंजीनियर्स की टीम भी तो बनाकर वहां पे काम कर सकता हूँ। बहरहाल मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। पहले मैं जरा एक सिलसिलेवार इनके जवाब दे देता हूँ। कांग्रेस ने भी कई सारे सवाल पूछे थे और जैसे भाई साहब ने बोला है वो बहुत सही बात है। इन्होंने एक चीज जिसका मैं बड़ा पक्षधर रहा हूँ और इसकी बात हम लोग उठाते भी हैं, जैसे कि इन्होंने भी बात करी कि रस्तों की बात है और ये बहुत जरूरी है कि आने और जाने के रस्तों दूसरे रास्ते भी खुले। केवल यही एक मार्ग जो है उसी के ऊपर कार्य जो है वो अब तो कितने साल हो गए, मैं भी छोटे से बड़ा हो गया, भाई साहब भी बड़े हो गए, जब दूसरे में ये बिल्कुल जरूरी है और इसके ऊपर हम लोग पार्टी के अंदर भी कार्य करते रहते हैं और अपने हम लोग भी उनके साथ, हम लोग भी जो प्रशासन है उसके साथ में भी लगातार इसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और जल्द ही आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि कई और जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने बात करी बड़ी अहम है, दर्शन कौन सा पहले हो। ये इतने सारे जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो ये बड़ा निर्णय इसका करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो दर्शन है वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। अगर हरियाणा की तरफ से कहीं भी आ रहा है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले गंगा माँ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ में सबसे पहले जाता है, लेकिन उसमें भी जो वैष्णव हैं, जो सबसे पहले वैष्णव वाले हैं, वो जाएंगे पहले बद्रीनाथ और उसके बाद देखेंगे उनका रूट बहुत अलग चेंज हो जाता है कई बार। वो उसके बाद सीधे केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, वो उसके बाद सीधे जा रहे हैं या तो यमुनोत्री जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही करके आ रहे हैं। जबकि हैरत वाला बात है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ ज्यादातर हम लोग मानते थे कि ये दोनों एक साथ करते हैं। साउथ से जब हमारे जो दक्षिण की तरफ से जो आते हैं, अगर सुंदरम लोग आते हैं या उस तरफ के क्या बोलते हैं कोंकण ब्राह्मण आते हैं, तो सब पहले करते हैं बद्रीनाथ, फिर उसके बाद वो करते हैं केदारनाथ। वो भी 2 धाम सबसे पहले करते हैं और जो एज में ज्यादा होते हैं वो 4 धाम करके फिर उसके बाद में करते हैं। गुजरात से जो आ रहे हैं वो बेसिकली अपने वो डिपेंडेंट है अपने ट्रैवल, जो उनके ट्रैवल बस आ रही है। और ज्यादातर ये सवाल मैंने भी उठाया था पार्टी में रहते हुए भी, बल्कि शायद आपकी डिबेट में भी उठाया या किसी और की डिबेट में उठाया होगा कि साहब इनसे तो हमें कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गैस भी अपने लेके आ रहे हैं, खाना भी अपना लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि पब्लिक कहने का मोटा मतलब यह है कि जो यात्रा है, जैसे भाई साहब ने बोला मेला है, यात्रा है, वो इस दर्शन में यात्रा का महत्व भी उतना है। इसलिए आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर की जितनी भी बुकिंग्स वगैरह भी हो रही हैं उसके बाद भी सड़क में चल रहे हैं। मेडिकल की मैं मैम की बात कर लेता हूं, हमने थोड़ा सा जवाब भी दे दीजिएगा उसका जवाब भी देता। तो मेडिकल का देखिए ऐसा है कि आपने बोला कि मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिली। इस तरह के कोई इंसिडेंसेस जो थे, जो इंसिडेंसेस 2 इंसिडेंसेस जो सबसे पहले इसके ऊपर बात हुई थी, उसमें भी ये था कि उन तक जो फैसिलिटी नहीं पहुंची थी ऐसा नहीं था, वो जिस जगह पर खड़े हुए थे उस जगह पर फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में बाकी के जो ये जो दर्शनार्थी थे उनके द्वारा उन लोगों को पहुंचाया गया। जिन लोगों को पहले प्रॉब्लम थी वहां से उन लोगों को लिफ्ट किया गया। जहां तक गाड़ी थी सोनप्रयाग में व्यवस्था थी, सोनप्रयाग से उनको उठा के, क्योंकि सोनप्रयाग से गाड़ी का मार्ग आसान था। वो जो पहली 2 कंडीशन हुई थी उसके बाद उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद के इंसिडेंसेस आप अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से इंसिडेंट थे जिसमें कि कार्य हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आपने बोला मॉक ड्रिल में जो लोग थे वो असहज दिखे। मैम, मॉक ड्रिल जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जब हम फायर की भी ट्रेनिंग करते थे तो उस समय में भी जो मॉक ड्रिल होती है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उसमें हम पूरी ट्रेनिंग ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो हिस्सा होता है जब होता है कि अब इसके बाद क्या मूवमेंट करना है। मॉक ड्रिल होती ही इसलिए है, मॉक ड्रिल में तैयार किया जाता है मेंटली उस ट्रेनिंग को आप किस तरीके से आगे कार्यान्वित करेंगे। तो मॉक ड्रिल्स के तहत तो अगर ये असहजता निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके असहज हो रहे हैं और उन्हीं को आप लोग आगे वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। हर आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, हर व्यक्ति जो भी वहां पर होगा प्रशासन की तरफ से
उन सबको ये ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, कंपलसरी कर रखा है, ये अच्छी बात है। तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन से आप देखिए, उसका जवाब तो प्रेम भाई साहब ने दे ही दिया हमारी बात का, कि बहुत सारे लोग हैं, आप उनको लिमिट नहीं कर सकते हैं। क्या हम रजिस्ट्रेशन से जो हमारे पास डेटा है उससे हम लोगों को लिमिट कर दें? ठीक है डॉक्टर, या हम उन लोगों को रोक दें, या हम उन लोगों को ये कहें कि भाई तुम इधर पहले जाओ या उधर पहले जाओ? ये नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मार्केटिंग्स जो होती हैं, या जो दर्शन के लिए आप जो इंटरनेट पे बताते हैं, टीवी पे बताते हैं, उसमें जब हम ये बताते हैं कि भाई गंगोत्री का रास्ता यहाँ से है, इस तरह से जाता है, जो छोटी छोटी मूवीज हैं जो आज की डेट में चल रही हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट मूवीज वगैरह, ये सब भी चलती हैं, आपके माध्यम से भी जो चलता है, लोगों को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो हल्के हल्के क्या होता है, डाइवर्ट स्वयं भी हो जाते हैं। सबसे पहले आज की डेट में देखिए, लोग अपनी गाड़ी लेकर स्वयं आ जाने, सबसे बड़ी भीड़ वो भी होती है। तीसरी बात, मैं दीपक भाई की बात भी करता हूं कि ऋषिकेश में होने वाला जो अभी का जाम है वो वही जाम है जो पिछली बार भी गर्मी में लग रहा था। मैं भी अपने गांव जाता हूं तो सुबह 6 बजे की अगर मैं निकल रहा हूं तो मैं ऋषिकेश जल्दी पार कर रहा था, परंतु उसके बाद में नहीं कर रहा था, क्योंकि राफ्टिंग का भी जाम है, बाकी और जगहों का भी जाम है। इनसे भी निरंतर बात चल रही है कि किस तरीके से हम लोग और कोई व्यवस्थाएं जो है राफ्टिंग वाले जो लोग हैं उनको दें, उनकी राफ्ट्स को नीचे लाने के लिए और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, अगर वायर्स के थ्रू हो या किसी और थ्रू कोई भी काम हो, तो ये सारा पर्यटन। चंद दिन शेष है तो कब आप व्यवस्था बनाएंगे? नहीं, तो व्यवस्थाएं देखिए, चंद दिन जो शेष है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो आगे की बात है ना, जैसे भाई साहब भी बोल रहे हैं, दीपक भाई भी बोल रहे हैं, मैडम ने भी बोला, जो फॉरकास्टिंग के तहत आगे की तरफ जो तैयारी होती है, जहां हम बात करें ढांचागत सुविधाएं तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर ही रहे हैं। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही के सवालों पे मैं ये बोल रहा हूं कि आगे फ्यूचरिस्टिक हम किस तरीके से इसमें चल सकते हैं। अगर आज की डेट में 16 लाख लोग आ रहे हैं, इससे पहले अगर 13 लाख लोग आए थे, उनका आपके पास में पहले डेटा ही नहीं था कि कब आ रहे हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराया है, तो भाई आप उससे आगे बढ़े, उसके हिसाब से तो तैयारियां आप करी गई हैं। तो हम कहीं पर भी वो सवाल छोड़ने की गुंजाइश नहीं रख रहे हैं जिससे कोई भी ये सवाल उठा सके कि भाई आगे की व्यवस्थाएं जो है वो ऐसी नहीं है कि हम लोगों का भार नहीं उठा पाएंगे। हाँ, चुनौती है, ये नहीं है कि बिल्कुल हम कंधे पे लेके चल रहे हैं, यात्रा है, चुनौती है, उस चुनौती के लिए तैयार पब्लिक भी है, टीम भी है और प्रशासन भी उसी तरीके से चुनौती में तैयार है। डॉक्टर प्रतिमा जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि सरकार ने इस बार जो 60 और 40 का रेशियो रखा पंजीकरण के लिए, इससे संतुष्ट है आप लोग? ये ठीक प्रक्रिया की गई है और 28 तारीख से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल यही मैंने कहा ना कि सरकार ने लोगों को भ्रम की स्थिति में जो है ये करके डाल दिया है। और मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्री और कहीं तो नजर नहीं आए, लेकिन इस बात पे जरूर नजर आए कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, असीमित संख्या में लोग आए। अब देखिए, यहाँ पे बात हुई, जो मैंने जत्थों की बात करी, उस बात को पत्रकार महोदय ने भी बड़ी डिफरेंट तरीके से लिया और भाजपा के प्रवक्ता ने भी। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वैष्णो देवी आप जाते हैं, वहां पे टोकन व्यवस्था होती है। उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव यही होता है कि उस टोकन के आधार पर लोगों को आगे भेजा जाए, और जैसे जैसे वहां पे टोकन जो है क्लियर होते जाते हैं, दर्शन होता जाता है, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं दर्शन करने, और वो ये स्थिति नहीं चाहते हैं कि वो अंदर जाएं बाहर निकले, अंदर जाएं बाहर निकले। वो चाहते हैं कि उन्हें दर्शन अच्छे से हो और जो है मन को शांति मिले। ये व्यवस्था वहां पे है। और हम अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? और मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं धामी जी को कहीं सुन रही थी, उन्होंने खुद टोकन व्यवस्था की बात जो है कहने का कार्य किया था कि टोकन व्यवस्था से जो ये धाम की यात्रा है वो आसान हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की जरूरत है, और काम करने की जरूरत भी थी, क्योंकि सबको पता है कि 30 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होनी थी, और उसके बावजूद भी अगर काम नहीं किया गया, तो जो मैंने पहले कहा था कि जो ये यात्रा है वो भगवान भरोसे छोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये भाजपा का अंदरूनी मसला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया धाकड़ धामी, और आप धाकड़ धामी की बात भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन पे प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर धाकड़ धामी तक ये बातें पहुंचा दी जाती तो धाकड़ धामी ये बात कर लेते। अरे भाई, प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं,
अगर मुख्यमंत्री को भी ये बताना पड़े कि ये यमुनोत्री का रास्ता यहाँ से जाता है, गंगोत्री का रास्ता यहाँ से जाता है, आप रूट डाइवर्ट करने का भी कोशिश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये तो भी बड़ी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री को भी बताना पड़ेगा जाकर के। क्या मुख्यमंत्री तो प्रदेश का मुखिया होता है। तो मुझे लगता है ये धाकड़ धाकड़ करके लोगों ने धामी जी को बिल्कुल सर पे चढ़ा दिया। यही वजह है कि वो सारे मंत्रालयों का काम जो है खुद ही संभाल रहे हैं। विधायक और मंत्री को भी जहां पे इनॉग्रेशन करने जाना होता है वहां पे वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि एकला चलो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कल्चर जो है बन गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चार धाम यात्रा चल रही है, शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बीकेटीसी अध्यक्ष कहाँ है? उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है जनवरी में ही। आज जो है यात्रा की शुरुआत होने वाली है, अध्यक्ष है नहीं। हम कह रहे हैं तैयारियों पे तैयारियां करते जा रहे हैं। तो ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने भगवान भरोसे छोड़ा है। मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूँ, वरना सवाल ज्यादा हो जाएंगे, जवाब छूट जाएंगे। पंत जी, मैं ये समझने में थोड़ा सा मुझे वो है कि यात्रा भगवान भरोसे तो है नहीं, यात्रा तो भाई भगवान की है, परंतु जो विपक्ष के सवाल है वो जरूर भगवान के भरोसे हैं। मैं थोड़ा सा मैंने आपके बीच में नहीं बोला तो बोलने दीजिएगा, क्योंकि सवाल क्या है ना, सवाल भी वो प्रेम भाई के सवालों के कोई पकड़ के वो सवाल बनाए जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, देखिए परिषद भी होते हैं, परिषद से भी लिया जाता है जवाब। बीकेटीसी अध्यक्ष क्या करता है पहले ये आपको समझना होगा। दूसरी बात आपको ये समझना होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आपने शायद रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोल के देखा है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तो खोल के देख लीजिए, उससे पता तो चलेगा कि आप कब जा रहे हैं, कौन सी डेट में जा रहे हैं, किस डेट में आप लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। ये सारी डिटेल्स उसमें है। टोकन सिस्टम कब वहां पे लागू करा जाएगा, कितने सारे लोग होंगे, उसके लिए कितनी फोरकास्टिंग है। दूसरी बात ये तो पता होना चाहिए वैष्णो देवी दर्शन और ये जो हमारी यात्रा है, यात्रा और दर्शन में क्या फर्क है, इतना पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के विषय में हमको नहीं पता है। हमको ये नहीं पता है कि हम बात क्या कर रहे हैं, सवाल क्या उठा रहे हैं। सवाल कोई और उठा के दे रहा है, उसके सवाल को हम पढ़ रहे हैं और उसको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। भ्रम, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि भ्रमों की बात करते हैं। अरे भाई कौन सा भ्रम, मैं कह रहा हूँ भ्रम कौन सा है। उनके जो सवाल तो उस पर जवाब दीजिए। मैं पर्सनल अटैक किसी पे नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि एक सवाल आया तो उसी सवाल के ऊपर ही आया। मैं ये कहता हूं कि भाई साहब ये बता दीजिए भ्रम कौन सा है। जवाब दिया है आप, मैं कह रहा हूं भ्रम कौन सा है। हमारी पार्टी के लीडर हैं, लीडर जा रहा है, आज तक नहीं गया था। इससे पहले जब केदारनाथ में, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको नहीं पता होगा, 3 दिन तक हेलीकॉप्टर सर्विस बंद थी। जब वहां लोग मर रहे थे, केदारनाथ में लोग मर रहे थे, 3 दिन तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज नहीं चली थी। हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाले लोगों को कांग्रेस के उस टाइम पे आपके शब्दों की मर्यादा क्या है इसमें आप बताइए ना मुझे। कांग्रेस के सीएम थे साहब, हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज थी, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो थी, उनके पैसे नहीं दिए गए आज तक भी। समिट एविएशन के आज तक के बिल क्लियर नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जब वहां से लोगों को लेके आए गए, जॉली ग्रांट में खड़ा किया गया, तो ये शायद यहाँ पे हमारे बड़े पत्रकार, मैंने हमारे बड़े बंधु भी हैं, दीपक भाई भी हैं, उस टाइम पे ये सारी टीम थी। मुझे ये बता दीजिएगा, लोगों से, पत्रकारों से मिलने नहीं दिया था आप लोगों ने। आप बात करेंगे कि लहजे की बात करेंगे, आप कैसी बात, आप क्या बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि वहां पे व्यवस्थाएं क्या है। मुझे यही बता दीजिए कि कौन कौन से रास्ते में केदारनाथ जाते हुए कौन कौन से गांव की तरफ से होते हुए बस चली जाती है, मुझे ये बता दीजिएगा। सोनप्रयाग से मैं बता दीजिए पहले कुंडकल जाने में कितना समय लग जाता है, ये बता दीजिए। आपको क्या, आप बताइए, आपने ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना मैडम, मैंने तो आपके सवालों का जवाब दे दिया। मैंने तो आपके सवालों का जवाब दे दिया, आपको तो यही नहीं पता चल रहा है। आप यही बता दीजिए भ्रम कौन सा है। अरे मैडम मैं यही बता रहा हूँ, झूठ बोलते हैं तो विपक्ष से सवाल पूछना पड़ता है। भ्रम कौन सा है मैडम, आपके सवाल का जवाब दीजिए। मैंने तो जवाब दे दिया, जो चैनल पे लोग देख रहे हैं उनको पता। भ्रम कौन सा है मैडम, भ्रम बताइए। चलिए मैं चुप हो रहा हूँ, भ्रम बताइए मैडम। भ्रम बताइए मैडम। 3 बार बता चुकी हूँ, चौथी बार बता रही हूँ, भ्रम बता रही हूँ। बताइए बताइए। आपके मंत्री महोदय कहते हैं एक तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं, एक तरफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं जितने लोग आ रहे हैं सबका स्वागत है। अरे भाई व्यवस्थाओं का भी तो जायजा लीजिए, कहाँ से उनको रहने की व्यवस्था कराएंगे, रुकने की व्यवस्था कराएंगे। और एक बात और सुन लीजिए, मैं किसी के सवालों को आगे लेके नहीं जा रही हूँ। उन्होंने जो बात कही है उनकी बातों से खुद सवाल निकला है। सिंपल से सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर प्रतिमा जी, मैं पूछ
सकते थे। उनका ये कहना है इंटरप्रिटेशन ही लिया, मैं मान रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन लिया, आपको डिपेंड होना पड़ा। पंजू उनका ये कहना है भगवान भरोसे ही जवाब है। अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी भगवान भरोसे चल रही है तो क्या करें, आपकी गलती नहीं है मैडम। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ भ्रम क्या है, भ्रम तो बताओ। ठीक है, चल रही है। आप पहले भ्रम की डेफिनेशन, मैडम डिक्शनरी होगी आपके पास में, भ्रम की एक बार जरा डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, दीपक रावत जी के पास जाओ, इसी सवाल पे बात करते हैं, इसी सवाल पे बात करते हैं। दीपक रावत जी, क्या भ्रम की स्थिति बन रही है श्रद्धालुओं के बीच? दीपक रावत जी, देखिए सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहना चाह रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही है, उनका कहना है कि सरकार एक ही यात्रा के लिए 3 अलग अलग दिशा निर्देश दे रही है मंत्री द्वारा। एक तरफ वो 60-40 का रेशियो बताते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम किसी को रोकेंगे ही नहीं। हाँ, ये ठीक है, ये सवाल था। देखिए ये समझ नहीं आ रही, बैठे स्थिति क्या है कि सरकार एक तरफ तो नियंत्रण करना चाहती है यात्रा के ऊपर, पर जब प्रभाव पड़ता है पंडा पुरोहितों का, होटलों का, तब वो फिर एक कदम पीछे हट के कहती है कि हम किसी को रोकेंगे नहीं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझिए। ये है भ्रम की स्थिति। अब सरकार भ्रम की स्थिति में ये है कि वो नियंत्रण करे या ना करे। अगर वो नियंत्रण करती है तो पंडा पुरोहित होटलर जो है वो विरोध में उतर जाते हैं, वो आवाज उठाएंगे। वो आवाज उठाते हैं। पहले हुआ है, होते हाँ, हर साल हुआ है, हर साल हुआ है। अब देखिए 60-40 का रेशियो जो आता है, अब आप मुझे बताइए 60 की गणना किसके लिए है? जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए जो ऑब्जेक्टिव है ये 60%, 40%, ये टोकन लेने का, ये सिर्फ जो आज की डेट में जो लगता है वो सिर्फ ये है कि सरकार सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है। इसको ये भी तो समझ सकते हैं, सरकार की व्यवस्था है, व्यवस्था है। देखिए एक तरीके से आंकड़े गलत ही क्यों समझा है इसको, ये व्यवस्था भी तो है। देखिए अभी आज सरकार कह रही है कि इतने आवेदन आ गए, उस आवेदन में ऐसा नहीं है कि इतने लोग एक ही दिन में आ जाएंगे, अलग अलग डेट्स दी जाते हैं उनको, कौन कब आ रहा है। मैं तो सिंपल बात, देखिए हम तो साधारण तरह से समझना चाह रहे हैं 60-40 का रेशियो क्या होता है। दीपक भाई, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये रेशियो कहां से आया? 40% कहां आ गया? दीपक भाई, अब अगर 40% लोग, देखिए ये यात्रा खुली हुई है सभी के लिए, नियंत्रित नहीं है। देखो समस्या कहां आ रही है, जहां सरकार नियंत्रण दिखाना चाहती है लेकिन नियंत्रण कर नहीं पा रही है। नहीं, इसमें ये भी है ना, सरकार के अब हम क्या कह रहे हैं? अब आपने देखिए, अब जब आपने, देखिए रवि जी, जब आपने यात्रा खोल दी सभी के लिए, कोई भी कहीं से भी यात्रा आ सकता है ना, लेकिन हमारे कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं होगा ना, कभी भी आ सकता है। देखिए आ सकता है, लेकिन उसको एक जानकारी तो हो ना सरकार। रवि भाई, मैं आपसे कभी भी तो आ सकता है। मैं रवि भाई से एक सवाल पूछ लेता हूं। कभी भी तो आ सकता है। प्रतिबंध तो नहीं है ना कि पहले दिन आएगा, सब खुला हुआ है। 60%। दीपक भाई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसकी वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जब डेट्स क्लियर नहीं करी जाती हैं, जो आपका सवाल है, तब भ्रम की स्थिति में जाता है। जब डेट्स क्लियर नहीं करी कि ऑफलाइन कब से शुरू होगा, ऑनलाइन कब से शुरू होगा, उनको रोका जाएगा या नहीं, ऐसी बातें अगर हो रही होती तब तो ये बात होती कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जब सारी चीजें आपने तो खोल दिया ना सबके लिए पंडित जी, उसमें भ्रम कहाँ है? बोल रहा है अगर भ्रम की स्थिति तो आप आपके निर्णयों से हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं। यदि आप सभी के लिए ये कह दें, या तो आप किसी भी रूप में जो हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते, ऐसा कहना चाहिए सरकार को। नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा होगी। आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं। अगर हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन की है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब आपने सवाल ही घुमा दिया अपना। ये सवाल आप मुझे बात बताइए, 60% तो आपके रिकॉर्ड में चढ़ गया, ठीक है, 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है? फिर जो व्यक्ति स्वयं जा रहा हो, सीधा दर्शन करके आ गया, वो आपकी रिकॉर्ड बुक में है। रवि जी, अगर आप बता दें इसमें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपके रिकॉर्ड बुक में है। एक सेकंड, हमारे प्रेम पंचौली जैसे ही आप इसमें जाएंगे, समझा देंगे। पॉलिटिकल लोग हैं, मेरा कहना है ठीक नहीं, प्रेम पंचौली जी समझा देते हैं आपको। ये भ्रम की स्थिति की बात हो रही है सर, प्रेम पंचौली। अरे ये राजनीतिक शब्द है, इनका जवाब इन सभी लोगों के पास है। बात इस बात का है कि कौन राजनीतिक कार्यकर्ता है जिसको दर्द नहीं है अपने राज्य की? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या हमारे राजनीतिक प्रवक्ता जिनको दर्द नहीं है, जिनको चिंता नहीं है कि अच्छी और सुगम यात्रा होनी चाहिए और अच्छा मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने कई बार डिबेट में, और मैं ये कहता हूँ कि सरकारों के प्रवक्ताओं से यहाँ डिबेट में तो बोला ही है, उनके दफ्तर में जा के बोला कि यार तुम अपने आका से, अपने जो आपके मुखिया हैं उन तक बात तो पहुँचाओ। हम जैसे हमारी यात्रा ख़त्म होती है ना, जो आप भ्रम की बात कहते हैं, भ्रम यहीं तो पैदा होता है। जैसे यात्रा खत्म होती है वैसे हम सब सो जाते हैं। हमारी अगले साल की तैयारी क्या है? यही स्थिति मानसून को लेकर है, यही स्थिति वनाग्नि को लेकर है। तो हम क्या करते हैं कि यात्रा एक ऐसा है
मानसून तो ये कि नेचर का है, यात्रा को तो हमको पता है कि वो 6 महीने बाद शुरू होनी है। और अक्षय तृतीया के दिन जो है यमुनोत्री के कपाट खुलने गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो हमारे जो ज्योतिष के जो गणित है उसके अनुसार उसके जो आगे पीछे समय के बाद रहता है वो आगे पीछे खुलते हैं। ये तो सब क्लियर है ना। तो हमने कई बार बोला कि सरकार को हो क्या गया कि जैसे मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि भाई पर्यटन मंत्री का कुछ पता नहीं चल रहा था, पता नहीं है कहाँ खो गए, FIR दर्ज होनी चाहिए। अच्छा सर, संख्या को लेकर कोई कंफ्यूजन है? नहीं, संख्या तो बढ़ेगी ना। नहीं, आने वाले लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक तो किया है, एक डेटाबेस? नहीं, गवर्नमेंट का ठीक है, गवर्नमेंट का तो ठीक है। जब इम्प्लीमेंट पे आती ना बात, तब भ्रम पैदा होता है। गवर्नमेंट ने तो अपना सब कुछ ठीक ठाक कर दिया ना, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति अब मुख्यमंत्री अगर वहां बैठा रहेगा, यानी कि ऋषिकेश बैठा रहेगा यात्रा ऑफिस में, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। और राज्य के और काम भी तो हैं। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारी अलग से 25 साल में हमारी सरकारों ने पृथक से एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। अथॉरिटी जब तक नहीं बनी 4 धाम के लिए, तब तक भाई साहब अब चाहे त्रिवेंद्र राव जी को गाली दे दे, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन त्रिवेंद्र राव जी ने एक कदम उठाया था और उसका इतना बवंडर बनाया कि मुझे नहीं लगता कि बात हमने तो बहुत बाद में समझा कि बवंडर क्यों बना रहे। जब तक 4 धाम यात्रा के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट, अलग से कोई परिषद, अलग से कोई अथॉरिटी नहीं बनेगी और एक व्यक्ति उसका जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक यात्राओं पे ये हम सवाल उठाते रहेंगे। मैं भी उठाऊंगा सवाल, मैं भी कई बार कई सारी चीज़ों को लिखूंगा कि एक बार तो केदारनाथ में जो है 120 रुपए की 20 रुपए वाली पानी की बोतल बिक रही थी। खबर है, वो हमने लिखा। जब खबर है तो खबर है, हम उसको थोड़ी छोड़ेंगे और हम कोड करेंगे मुख्यमंत्री को कि तुमने तो ऐसा बोला था उद्घाटन के दिन। लेकिन हमारे राज्य को 25 साल हो गए, 25 साल में इन्होंने भ्रम यही तो पैदा किया कि इस 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लोगों की रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी नहीं, मतलब एक जीवन रेखा है। आपको पता नहीं, जैसे अभी अनूप कह रहा था कि जो गुजरात के या वहाँ के जो लोग आते हैं उनका बेनिफिट यहाँ पे कम मिलता है, ऐसा नहीं है। नमक उनको खरीदना ही पड़ता है, कभी कभी वो 10 रुपए की तेल की शीशी खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बेनिफिट यहाँ के लोगों को होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे, उसमें भी भाई साहब 20% लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उनको आप कहाँ गिनेंगे, लेकिन वो भी दर्शन करके आते हैं। तो ये जब भीड़ आती है ना, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भीड़ में कोई गलत आदमी ना घुस जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो कड़ी सुरक्षा होती है, जिसको कड़ी सुरक्षा की बात करेंगे। अगर कोई गलत आदमी घुस जाए और हमारी यात्रा में व्यवधान पड़ जाए, उसका गलत मैसेज आता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोगों को काम करना है कि अब हमें इस यात्रा को सुलभ और सुखद और बहुत अच्छा बनाने के लिए हमको अलग से अथॉरिटी की एक डिमांड हमको करनी पड़ेगी। डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा क्योंकि 25 साल हो गए। जिन लोगों को कोई दिक्कत है तो उनको भरोसे में लेके अरे उन्हीं को जिम्मेदारी देके। पंडितों की बात उठी है वहाँ के, और उनकी बात उठी थी, बहुत शॉर्ट में मैं रख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि दो पंडितों में वहाँ पे या फिर वहाँ पे पुरोहितों में और सरकार के बीच में क्या होता है ना कि हर बार जब हम सवाल जवाब करते हैं तो एक ऐसे माध्यम को चुन लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक आक्षेप लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप 2 अलग अलग निर्धारण पे रहते हैं तो आप सरकार से सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि पत्रकारों को भी सवाल जवाब करते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पत्रकार जो है वो सरकार गिराने के लिए जा रहा है, वो सवाल उठाता है कि भाई तुमने ये क्यों किया। उसके सवाल जवाब होते रहते हैं और उससे परिस्थितियां बदलती हैं और उसी के हिसाब से जो है हमेशा एक अलग पॉलिसीज में भी चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा नहीं है। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करके बोल रहा हूं कि हर जगह पर आज भी जो जहां तक पुरोहितों का अपना स्वयं का प्रशासन है और जो सरकार का प्रशासन है वो हाथ में हाथ लेकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। जैसे कि भाई साहब ने बोला था कि हम लोगों को ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए बहुत सारे आयाम है, ये तो एक छोटा सा आयाम इन्होंने बताया कि सुरक्षा का, कि कोई गलत आदमी ना आ जाए। ठीक है, ये यात्रा है, यात्रा और दर्शन में बहुत फर्क है। यात्रा स्वयं उस दर्शन के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप चल रहे हैं, किस तरह के लोगों को जा रहे हैं, किस तरह की आप लोगों की भावनाएं हैं। दर्शन ना होने पर भी यात्रा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, या आध्यात्मिक यात्रा है, इसीलिए दर्शन से काफी हद तक ये थोड़ी सी ऊपर होती है। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना, किस तरीके से किस तरह का खाना भोजन वगैरह वहां पर मिलेगा, सात्विकता किस तरीके से मेंटेन रहेगी, इस तरह के सारे आयामों पर सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने जैसे बोला था पहले भी, ये चुनौती जरूर है। और दूसरी बात, ये निमंत्रण नहीं था, ये आमंत्रण है। ये हमारी मतलब हम लोगों की ड्यूटी है कि हम इस चीज को परफॉर्म करें। बिल्कुल, और इस बात को भी हम सब समझ जाएं कि कोई भी श्रद्धालु अगर वो यहाँ पर दर्शन करना चाहता है तो वो जिम्मेदारी भी है कि वो दर्शन कर ले, किसी तरीके की उससे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दर्शन जो यहाँ पर करने आएगा
चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे, या अगर वो पहुंच गए तो उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी है, शायद यही एक मकसद था। एक चीज सरकार और का मैं कहना है कि कोई छोटे ना आपके माध्यम से एक चीज और यहाँ पर बोल दूं बड़ा शॉर्ट में, कि जैसे कि पिछली बार भी हम लोगों ने पहले भी बोला था कि नशा, उद्दंडता, उग्रता अगर रास्ते में पिछली बार भी हुई थी तो उसकी भी सजा थी, इस बार भी उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। कोई भी जो है श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए यदि कोई अंदर से या बाहर से कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो उसको उसकी उचित दंड प्रक्रिया भी है वहीं पर मौजूद है। और खासकर आने ये जरूर ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि कूड़ा जो भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, आए मन से आए, श्रद्धा से आए, और कूड़ा खासकर कोशिश ये करें कि प्लास्टिक कूड़ा वगैरह इसका ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित करके अपने पास ही रखें, बिल्कुल, पहाड़ में ना फेंकें। ये अपील हम लगातार श्रद्धालुओं से कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर प्रतिमा, देखिए, मैंने जो सवाल पूछे उन सवालों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों की आदत है, ये पर्सनल कमेंट्स में इतना घुस जाते हैं कि इन्हें ये समझ नहीं आता कि जो सवाल होते हैं वो जनता के हित के लिए होते हैं, और शायद ये भरोसा नहीं रखते कि जब चर्चा होती है तो चर्चा हमेशा विरोध के लिए नहीं होती है। कई बार चर्चाएं ऐसी होती हैं जिसमें कई सकारात्मक चीजें बाहर निकल के आती हैं। बट बिल्कुल सही बात है, देखिए, चर्चा तो ये करते नहीं है ना, सदन में करते हैं, और सदन के बाहर फिर आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, हमारा यही मानना है कि जो भी श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि ये आस्था का अपना केंद्र है, आस्था की बात है, इसलिए लोग आ रहे हैं। आप निमंत्रण कहिए, आमंत्रण करिए, शब्दों के फेर में जितना भी जाने की कोशिश करिए, वो एक अलग बात है। लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा करना सबको जो है एक श्रद्धा की बात है। देखना ये है कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को इस यात्रा से कितना फायदा होता है, क्योंकि हमें जो है यात्रा के साथ साथ अपने जो लोग हैं उनके बारे में भी जो है सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर बार ये कहती है कि आप जो बातें एसी रूम्स के अंदर बैठ करके करते हैं उनको धरातल पर उतारने का कार्य करिए। यहाँ पे मैंने मॉक ड्रिल की बात करी तो उसको मैनिपुलेट करके ट्रेनिंग एंड ऑल में डाल दिया गया। एक बात समझने की कोशिश करिए, मॉक ड्रिल तब होती है जब आप पूरी तैयारियां कर लेते हैं, और मॉक ड्रिल करके आप ये देखने की पूरी बात सुन लीजिए, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है जो आपने तैयारियां की हैं वो धरातल पर कैसे उतरेगी। और जब तैयारियों के बाद मॉक ड्रिल होती है और वो मॉक ड्रिल फेल हो जाती है तो इसे असफलता कहते हैं। और 22 तारीख को आपने मॉक ड्रिल की, मुझे लगता है 24 तारीख को आपने मॉक ड्रिल की है, 30 तारीख से 24 को की है, और 30 तारीख से यात्रा शुरू होनी है। आप जो फेलियर उसमें हुए हैं, 6 दिन बचे, यही वजह है कि धामी जी से लेकर के जो है चीफ सेक्रेटरी तक वहां पे जाकर के जायजा ले रहे हैं। तो अपनी कमियां स्वीकार करना मुझे लगता है एक बड़े दिल की बात होती है, ना कि बहस करना। ठीक है, पंजी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। मैडम, एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि आपने जैसे बोला कि मॉक ड्रिल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, तो मॉक ड्रिल ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। किसी भी फायर टीम के पास जाइएगा, मॉक ड्रिल वो बताएंगे आपको, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। ट्रेनिंग के बाद में उनको बताया जाता है कि आप लोग किस तरीके का काम आप करेंगे। मॉक ड्रिल में बताया जाता है कि आप लोगों की कमियां क्या है, ठीक है, दीपक जी समझने की चेष्टा करिएगा। और साथ में आप ये भी समझना चाहिए तंज और सवाल के बीच में डिफरेंस समझिए। जिस दिन तंज के बदले सवाल पूछेंगी आपको जवाब मिलेगा, जिस दिन तंज करेंगी आपको तंज मिलेगा। दीपक राव जी, ठीक है डॉक्टर, ठीक है, नहीं विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाए, बहुत सही बात है, उठाना चाहिए। राव जी, रवि जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जब आपस में इस तरह की तू में होती है तो ऐसा लगता है यात्रा इन्हीं के टाइम शुरू हुई है। बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा आप लोग के अस्तित्व से पहले से चली आ रही है, इस देश के अस्तित्व से पहले से चली आ रही है, और चली आ रही है जब जब जो सरकारें सत्ता में रही हैं, चाहे जब ये प्रदेश बना था तब या उसके बाद, बनने से पहले और बनने के बाद, ठीक है, सारी सरकारों का दायित्व होता है कि यात्रा को सरल, सुगम और सुगम करें, सरल तरीके से, स्वच्छ, अब तो सुरक्षित भी यात्रा बात आ रही है। तो इसमें अगर इसमें सभी जो हम लोग जितने भी हितधारी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में है या अप्रोच रूप से, वो सभी का ये दायित्व बन जाता है कि इस यात्रा को किस प्रकार से सही हो। यदि हम लोग कोई सजेशन भी दे रहे हैं या किसी प्रकार का ध्यान आकर्षित भी करना चाहते हैं सत्ता का, तो ये करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, कि अभी 3-4 दिन है, सत्ता पक्ष जितनी जल्दी अपनी और जो यात्रा में या जो तैयारियों में कमियां हैं उसको पूर्ण कर ले, तो ये प्रदेश के हित में है। ठीक है राव जी, वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए, अपने महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। 30
तारीख से यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले सरकार की जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को सरकार निभा रही है। लेकिन अब जब यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद जो खामियां होंगे उसको भी ठीक ढंग से सरकार के सामने चुनौतियां हैं। विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है। यात्रा सुखद हो और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं किसी तरीके की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ श्रद्धालुओं से जो अपीलें की जा रही हैं वो भी उनका पालन करें, तो यात्रा बेहतर और बेहतर शानदार जो है उत्तराखंड में इस बार भी देखने को मिलेगी। ऐसी सकारात्मक उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।